1922 का साल। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया है। पूरे देश में जो एक जोश की लहर थी वो जैसे थम सी गई है। एक अजीब सी खामोशी है और सबके मन में एक ही सवाल है, अब आगे क्या। और ये सवाल सिर्फ आम लोगों के मन में नहीं था, बल्कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के बीच भी था। आंदोलन की मशाल को आगे कैसे जलाए रखा जाए, इसी लेकर गहरे मतभेद पैदा हो रहे थे। देश की राजनीति एक चौराहे पर खड़ी थी। आज हम बिहार की कहानी में जरा गहराई से उतरेंगे, उसी दौर की पड़ताल करेंगे। हम उन दस्तावेजों और घटनाओं को खंगालेंगे जो बताती हैं कि 1922 से 1934 तक, जब राष्ट्रीय राजनीति में एक ठहराव सा आ गया था, तब बिहार अपनी आजादी की लड़ाई को कैसे एक नई शक्ल दे रहा था। बिल्कुल। हमारा मिशन ये समझना है कि स्वराज पार्टी की राजनीति ने बिहार में कैसे जड़ें जमाई, साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध की आग इतनी जोर से क्यों भड़की, और सबसे दिलचस्प, बिना समुद्र वाले बिहार ने नमक सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी कैसे। बिल्कुल। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि ये भी समझेंगे कि कैसे इन घटनाओं ने बिहार को सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन का एक अनुयायी नहीं, बल्कि एक इनोवेटर, एक प्रयोग धर्मी बनाया। यहाँ जमीन से जुड़ी ऐसी रणनीतियां बन रही थीं जो शायद देश के बाकी हिस्सों के लिए भी एक मिसाल थी। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। शुरुआत होती है 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन से। सुना है कि यहाँ कांग्रेस के अंदर ही एक बड़ी वैचारिक लड़ाई छिड़ गई थी। ये क्या मामला था? हाँ, ये एक बहुत बड़ा टकराव था। अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे देशबंधु चित्तरंजन दास यानी CR दास। मुद्दा ये था कि असहयोग आंदोलन रुकने के बाद अब आगे का रास्ता क्या हो, और इसी सवाल पर कांग्रेस दो गुटों में बंट गई। अच्छा, दो गुट? मतलब किस बात पर सहमत नहीं थे ये लोग? देखिए, एक तरफ थे प्रो चेंजर्स, जी, परिवर्तनवादी। इनमें CR दास, मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े वकील और नेता थे। उनका तर्क था कि अब विधान परिषदों का बहिष्कार करके बाहर बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें चुनाव लड़कर इन परिषदों के अंदर घुसना चाहिए और सरकार की नीतियों का विरोध अंदर से करना चाहिए। मतलब सिस्टम में घुसकर सिस्टम को ही पंगु बना दो। ये तो काफी प्रैक्टिकल सोच लगती है, पर दूसरा गुट इससे सहमत क्यों नहीं था? दूसरा गुट था नो चेंजर्स या अपरिवर्तनवादियों का। इसमें सरदार पटेल, C राजगोपालाचारी और बिहार से राजेंद्र प्रसाद जैसे कट्टर गांधीवादी नेता थे। उनका मानना था कि परिषदों में जाना गांधी जी के असहयोग के मूल सिद्धांत के साथ धोखा है। ये ब्रिटिश सिस्टम को एक तरह की मान्यता देना होगा। उनका कहना था कि हमें बहिष्कार जारी रखना चाहिए और अपनी ऊर्जा खादी, हिंदू मुस्लिम एकता और छुआछूत मिटाने जैसे रचनात्मक कामों में लगानी चाहिए, ताकि देश सामाजिक रूप से मजबूत बने। तो एक तरफ सुधारवादी और यथार्थवादी राजनीति, और दूसरी तरफ आदर्शवादी और सैद्धांतिक राजनीति। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ये सिर्फ रणनीति की लड़ाई थी या फिर इसमें नेताओं के अपने व्यक्तित्व का भी टकराव था? आपने बहुत गहरी बात पकड़ी है। मतलब एक तरफ नेहरू और दास जैसे वकील जो सिस्टम को अंदर बाहर से जानते थे, और दूसरी तरफ पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता जो जमीन और संगठन की राजनीति करते थे। बिल्कुल, ये सिर्फ रणनीति का मतभेद नहीं था, ये दो अलग अलग राजनीतिक संस्कृतियों का टकराव भी था। प्रो चेंजर्स की राजनीति संसदीय और कानूनी दांव पेंच वाली थी, जबकि नो चेंजर्स की राजनीति जन आंदोलन और सामाजिक सुधार पर आधारित थी। गया में इसी बात पर जबरदस्त बहस हुई और आखिर में नो चेंजर्स का प्रस्ताव जीत गया। CR दास ने गुस्से में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो गया में तो नो चेंजर्स की जीत हुई, फिर बिहार में स्वराज पार्टी कैसे बनी? बिहार ने तो राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े नो चेंजर नेता दिए थे। यही तो बिहार की राजनीति का दिलचस्प पहलू है। भले ही राष्ट्रीय स्तर पर नो चेंजर्स का पलड़ा भारी रहा, लेकिन बिहार के कई नेताओं को प्रो चेंजर्स की बात में दम लगा। उन्हें लगा कि परिषदों के अंदर जाकर अपनी आवाज उठाना एक कारगर हथियार हो सकता है। इसी सोच के साथ फरवरी 1923 में बिहार में स्वराज पार्टी की एक शाखा की स्थापना कर दी गई। अच्छा, तो बिहार ने अपना एक अलग रास्ता चुना। यहाँ इस नई पार्टी के मुख्य चेहरे कौन थे? क्योंकि यही वो लोग थे जो इस नई सोच को जमीन पर उतार रहे थे। बिल्कुल, और ये नाम हमें याद रखने चाहिए क्योंकि इन्होंने बिहार की भावी राजनीति की नींव रखी। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से सुने। पार्टी की कमान संभाली नारायण प्रसाद ने, जो इसके अध्यक्ष बने। नारायण प्रसाद जी। संगठन का काम देखा अब्दुल बारी ने, जो सचिव बनाए गए। लेकिन सबसे अहम नाम था श्री कृष्ण सिंह का, जिन्होंने विधान परिषद के अंदर इस लड़ाई का नेतृत्व किया। वो सदन में स्वराजवादियों के नेता बने
और यही वो तजुर्बा था जो उन्हें आगे चलकर आज़ाद बिहार का पहला मुख्यमंत्री बनाने में बहुत काम आया। तो गया अधिवेशन के बाद बिहार ने अपनी राजनीतिक रणनीति बना ली थी, अंदर से लड़ो। लेकिन कुछ ही साल बाद अंग्रेजों ने एक नई चुनौती फेंकी, जो परिषदों में नहीं बल्कि सीधे भारत के आत्मसम्मान पर हमला थी। मैं बात कर रही हूं 1928 के साइमन कमीशन की। हाँ, और इस चुनौती ने बिहार को एक बिल्कुल अलग तरह का जवाब देने के लिए मजबूर किया, सड़कों पर उतरकर। पहले ये समझना जरूरी है कि साइमन कमीशन का विरोध इतना क्यों हुआ। ये एक 7 सदस्यों का कमीशन था जिसे भारत के संवैधानिक भविष्य पर रिपोर्ट देनी थी। और विडंबना देखिए, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। एक भी नहीं? एक भी नहीं। सारे के सारे गोरे अंग्रेज थे। मतलब हमारा भविष्य क्या होगा ये वो लोग तय करेंगे जिनमें से कोई भी हिंदुस्तानी नहीं है? ये तो सीधे सीधे अपमान था। अपमान से भी बढ़कर ये एक नस्ली अहंकार था। संदेश साफ था कि भारतीय इस लायक नहीं हैं कि वे अपना भविष्य खुद तय कर सकें। और बिहार ने इस अपमान का जवाब बहुत ही जोरदार तरीके से दिया। तारीख थी 12 दिसंबर 1928। कमीशन पटना पहुंचा। वाह, वो क्या मंजर रहा होगा। हजारों लोग, काले झंडे। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये सरकार के मुंह पर एक संगठित और ताकतवर जवाब था। बिल्कुल, वो सिर्फ एक भीड़ का शोर नहीं था, वो बिहार की एकजुट राजनीतिक चेतना की गूंज थी। पटना रेलवे स्टेशन पर अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में तिल रखने की जगह नहीं थी। हवा में बस एक ही नारा गूंज रहा था, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। और ये आग सिर्फ पटना तक ही सीमित नहीं रही होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। डुमरांव जैसी छोटी रियासत में भी महाराजा की प्रजा ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। ये दिखाता है कि विरोध की लहर शहरों से निकलकर दूर दराज के इलाकों तक पहुंच चुकी थी। तो बिहार ने साइमन कमीशन के खिलाफ अपनी संगठित ताकत दिखा दी। ये एकता आगे एक और बड़ी परीक्षा से गुजरने वाली थी। 1930 में गांधी जी एक ऐसा आह्वान करते हैं जो बिहार जैसे भू-आबद्ध राज्य के लिए लगभग असंभव लगता है, नमक सत्याग्रह। अब सवाल ये था कि जिस राज्य में समुद्र का मीलों तक कोई नामो निशान ना हो, वो नमक कानून कैसे तोड़ेगा? यही तो इस कहानी का सबसे रचनात्मक और अनोखा मोड़ है। जब गांधी जी ने दांडी में नमक उठाकर कानून तोड़ा तो पूरे देश में एक लहर दौड़ गई। बिहार के नेताओं के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि इस आंदोलन में कैसे शामिल हुआ जाए। तब उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जो बिहार की मिट्टी से जुड़ा हुआ था। उन्होंने तय किया कि हम समुद्र से नहीं, अपनी जमीन से नमक बनाएंगे। जमीन से नमक? जी। ये कैसे मुमकिन हुआ? बिहार के कुछ इलाकों में मिट्टी में नमक की मात्रा ज्यादा होती है, जिसे स्थानीय भाषा में नोनिया मिट्टी कहते हैं। सदियों से नोनिया समुदाय इस मिट्टी से शोरा और नमक बनाने का काम करता आया था। सत्याग्रहियों ने इसी पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल किया। अच्छा जी। लोगों ने गांव-गांव में नोनिया मिट्टी को इकट्ठा किया, उसे पानी में घोला, फिर उस पानी को उबालकर नमक तैयार किया। कमाल है। मतलब ये सिर्फ एक जुगाड़ नहीं था? नहीं, ये जुगाड़ से कहीं बढ़कर था। ये एक जबरदस्त राजनीतिक बयान था। संदेश ये था कि हमारी आज़ादी की लड़ाई तुम्हारी शर्तों पर नहीं, हमारी ज़मीनी हकीकत के हिसाब से लड़ी जाएगी। गांधी जी ने समुद्र का रास्ता दिखाया, बिहार ने ज़मीन से रास्ता निकाल लिया। ये आत्मनिर्भरता और ब्रिटिश कानूनों की खुली अवहेलना का प्रतीक बन गया। तो बिहार में इस अनोखे आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई? इसकी शुरुआत राष्ट्रीय आंदोलन के साथ ही हुई। 6 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह का बिगुल बज गया। सबसे पहले सारण और चंपारण जिलों ने इसकी अगुवाई की। अच्छा, सारण और चंपारण। जी, ये दोनों जिले पहले से ही राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक थे। पटना में आंदोलन का मुख्य केंद्र बना नखास तालाब, जिसे कुछ दस्तावेजों में नखास पिंड भी कहा गया है। यहाँ हजारों लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से नमक बनाकर कानून तोड़ा गया, और इस पूरे आंदोलन को दिशा दे रहे थे राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और अंबिकाकांत सिन्हा जैसे बिहार के सबसे बड़े नेता। ये प्रतीकात्मक रूप से बहुत शक्तिशाली था। लेकिन क्या नोनिया मिट्टी से नमक बनाना एक बड़े जन आंदोलन का आधार बन सकता था? मेरा मतलब है, उत्पादन तो सीमित ही रहा होगा। तो फिर इस आंदोलन को गांव-गांव तक कैसे पहुंचाया गया? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यहीं पर बिहार के आंदोलन का असली मास्टर स्ट्रोक सामने आता है। नेताओं को पता था कि सिर्फ नमक बनाने से आंदोलन व्यापक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इसे एक और बड़े मुद्दे से जोड़ दिया, और वो था चौकीदारी टैक्स का बहिष्कार। चौकीदारी टैक्स? ये क्या था?
और इसका नमक से क्या लेना देना? इसका काम कहने को तो गांव की रक्षा करना था, लेकिन असल में वो सरकार का जासूस और मुखबिर होता था। Correct. वो गांव की हर गतिविधि पर नजर रखता था और प्रशासन को रिपोर्ट करता था। ये टैक्स सीधे सीधे ग्रामीणों पर बोझ था और ब्रिटिश सत्ता का एक घृणित प्रतीक भी। अच्छा, तो नेताओं ने लोगों से कहा कि ये टैक्स देना बंद कर दो। हाँ, और ये कदम बेहद कारगर साबित हुआ, क्योंकि नमक हर कोई नहीं बना सकता था, लेकिन टैक्स देने से इनकार हर किसान कर सकता था। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें हर घर, हर व्यक्ति सीधे तौर पर शामिल हो सकता था। ये ब्रिटिश प्रशासन की स्थानीय सत्ता की जड़ों पर सीधा प्रहार था। तो लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया। बिल्कुल, किसानों ने बड़े पैमाने पर चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिया। कई जगहों पर तो चौकीदारों ने खुद अपनी वर्दियां और डंडे फेंककर इस्तीफा दे दिया और आंदोलन में शामिल हो गए। इस एक रणनीति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बिहार के कोने-कोने में हर गांव घर तक पहुंचा दिया। स्वराज पार्टी की संसदीय लड़ाई से लेकर साइमन कमीशन के सड़कों पर विरोध और फिर इस अनोखे नमक सत्याग्रह और चौकीदारी टैक्स के बहिष्कार तक, ऐसा लगता है कि बिहार हर कदम पर अपनी एक अलग छाप छोड़ रहा था। ये सब जो हो रहा था, क्या इसका असर बिहार की राजनीतिक सोच पर भी पड़ रहा था? क्या कोई नई विचारधारा भी जन्म ले रही थी? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब ये सारे आंदोलन चल रहे थे, तब कांग्रेस के भीतर ही कई युवा नेता ये महसूस कर रहे थे कि सिर्फ राजनीतिक आज़ादी का लक्ष्य अधूरा है। असली आज़ादी तब मिलेगी जब किसानों और मजदूरों को आर्थिक शोषण से भी आज़ादी मिले। वे सिर्फ राज का बदलना नहीं, समाज का बदलना भी चाहते थे। और इसी सोच से बिहार में समाजवादी विचारों की नींव पड़ी। और यहीं से बिहार सोशलिस्ट पार्टी की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और फूलन प्रसाद वर्मा जैसे कुछ दूरदर्शी नेताओं ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी की एक अनौपचारिक शुरुआत की। लेकिन इसका विधिवत गठन हुआ 1934 में पटना के ऐतिहासिक अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुए एक सम्मेलन में। ये एक बड़ा आयोजन रहा होगा। कौन थे इसके सूत्रधार? ये एक ऐतिहासिक सम्मेलन था जिसने बिहार और देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, जो उस समय के सबसे बड़े समाजवादी चिंतकों में से एक थे। और इसके सचिव बने एक ऐसा नौजवान जो आगे चलकर भारतीय राजनीति का एक ध्रुवतारा बनने वाला था, जयप्रकाश नारायण, यानी जेपी। जी, यहीं से जेपी का बिहार की राजनीति में एक शक्तिशाली उदय होता है और वे समाजवादी आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा बनकर उभरते हैं। तो आज हमने देखा कि 1922 से 1934 का दौर बिहार के लिए कितना अहम था। ये सिर्फ घटनाओं का दौर नहीं था, बल्कि राजनीतिक विकास का दौर था। गया अधिवेशन की वैचारिक बहस से लेकर साइमन कमीशन के खिलाफ बुलंद आवाज तक और नोनिया मिट्टी से नमक बनाने की अनूठी पहल से लेकर चौकीदारी टैक्स के बहिष्कार तक, बिहार ने हर मौके पर अपनी राजनीतिक परिपक्वता का सबूत दिया। बिल्कुल, ये वो दौर था जब बिहार ने राष्ट्रीय आंदोलनों में सिर्फ हिस्सा नहीं लिया, बल्कि उन्हें अपनी जमीनी हकीकत के हिसाब से एक नया रूप दिया, एक नई धार दी। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है। हमने देखा कि बिहार ने राष्ट्रीय आंदोलन को चौकीदारी टैक्स के बहिष्कार जैसा एक अनोखा और शक्तिशाली हथियार दिया। सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के जमीनी आंदोलनों ने, जिन्होंने गांव के आम आदमी को सीधे सीधे आजादी की लड़ाई से जोड़ दिया, राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा और रणनीति को कितना और कैसे प्रभावित किया होगा। क्योंकि असली ताकत तो दिल्ली के दफ्तरों में नहीं, इन्हीं गांवों की गलियों में पैदा हो रही थी। अगली बार हम बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के अगले चरण की पड़ताल करेंगे। तब तक के लिए सोचते रहिए।